अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और वो तमाम लोग जो चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको खुशामदीद। चैनल को विज़िट कीजिए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी विज़िट कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो लोग नावल सुनना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं आज के नावल की जानिब। नावल का नाम है सलसबील, मुसन्निफ़ा है नायाब जिलानी, और आप सुनने जा रहे हैं आज इसकी किस्त नंबर 4। क्या तुमको कोई और किताब चाहिए? हशाम ने डिसोज़ा से पूछा था। ये एक नेकी है, वो खुशदिली से बोली थी। वेल, वो सोचने लगा, क्या ये मुमकिन है कि मेरे साथ चलो? उसने कुछ सोच कर कहा। कहाँ? दोनों बैक ज़ुबान बोली थीं। ज़्यादा दूर नहीं, मैं तुमको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ओके। डिसोज़ा तैयार थी, जबकि सिली कुछ कशमकश का शिकार लगती थी। क्या उनको जाना चाहिए था? डिसोज़ा ने उसका हाथ पकड़ लिया और किसी रहनुमा की तरह उसकी रहनुमाई करती, सर झुकाकर उसके पीछे चलती। वो हमेशा ताहयात उसके पीछे चलने के लिए जा रही थी। उसका घर पोश एरिया में था, जहाँ सियासतदान और ताजर रहा करते थे। उन्होंने ऐसे घर पहले कभी नहीं देखे थे। बिलाशुबा ये अमीरों के घर थे। उनका पहला टकराव जिस औरत से हुआ, वो कसरत शराब नोशी से तबाह हाल औरत लगती थी। शराब जिसको हराम समझा जाता था, जिसको उनके ख़ानदान में नफ़रत भरा मशरूब समझते थे। शराबी औरत की भला क्या औकात होती है? दोनों ने दुखी दिल से सोचा था। एक इंतहाई महज़िब इंसान की इंतहाई गैर महज़िब माँ ने कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ा था। वो उन दोनों को लाइब्रेरी छोड़ गया था, खुद वो कहाँ गया था? डिसोज़ा को किताबों में गुम देखकर सिली एक तजस्सुस से बेचैन होकर बाहर चली आई। उसने ऐसे शानदार घर बस ड्रामों में देखे थे। उनके कस्बे के बाहर की दुनिया ज़्यादा जदीद थी। यहाँ बेशुमार मशीनी सिस्टम थे और कीमती नवादरात। उसने देखा वो किचन में बहुत तेज़ी से खाना गर्म कर रहा था। बहुत निफासत और लगन के साथ उसने ट्राली सेट कर ली थी। फिर वह खाना लेकर उस औरत के पास गया जो शक्ल से ही बीमार लगती थी। वो औरत चल फिर नहीं सकती थी। सिली ने देखा वो बड़ी जिम्मेदारी से मसरूफ़ अमल था, जैसे उसे याद भी ना हो कि उसके साथ 2 लड़कियां भी घर में मौजूद हैं। उसने नैपकिन खोला और छोटे छोटे नवाले बनाकर अपनी माँ को खिलाने लगा। आप सुबह से भूखी हैं ना? वो खफकी से पूछ रहा था। ट्रे में वैसे ही खाना पड़ा रहा, आज मैं आ नहीं सका, बहुत मसरूफ़ दिन था। मुझसे ये नहीं खाया जाता, मुझे ये भूसा लगता है, वो बेजारी से बोली। आप टेस्टलेस हो चुकी हैं ना, कोई जायका आपको महसूस नहीं होता, वरना ये बड़ी स्पेशल डिश थी। वो उनको ज़बरदस्ती खिलाता रहा। तुम मुझे मार देना चाहते हो ना, ताकि तुम्हारी मुझसे जान छूटे और तुम उस जादूगरनी के पास अपने बाप के वतन चले जाओ, जिनसे वादे और कस्में खा रखी हैं। डेज़ी के हर रोज़ वाले शको शुबहात के वो तसल्ली और हौसले से जवाब देता रहा था। ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूँ आप सेहत याब हो सकें मम्मी। मैं तुम पर बोझ हूँ, मुझे ओल्ड होम छोड़ आओ, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से इंजॉय कर लो। डेज़ी ने कहा। वह हर रोज़ दिन में 100 मरतबा ये बात कहती थी। उसको पता था उसका बेटा ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इस बात को करने से आपको तसल्ली मिलती है तो कर लें, आप जानती हैं मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। वो छोटे छोटे नवाले बना बना कर डेज़ी के मुंह में रखता रहा। बीमारी दिन ब दिन उस पर सख्ती कर रही थी। उसका जिस्म तेज़ी से फरबा हो रहा था। यह मोटापा दरअसल उसकी सेहत गिरने का रुझान बताता था। हशाम को खौफ था कि अगर मोटापा कंट्रोल ना हुआ तो ये चलने फिरने से बिल्कुल नाकारा हो जाएगी, फिर अस्पताल भी इसे कबूल नहीं करेगा। ये कौन लड़कियां हैं? अब उसका ध्यान लाइब्रेरी की तरफ था। ये हशाम सोचने लगा कि उनका क्या तारुफ थे। ये मेरी स्टूडेंट्स हैं, वो कहना चाहता था, फिर रुक गया। उनमें एक बवारियन बेकर की पोती है जिसका पनीर आपको पसंद है, और दूसरी उसकी सहेली है। तारुफ मुकम्मल हुआ। मैं आपसे मिलवाता हूँ, मगर आपको खाना ख़त्म करना होगा। मुझे नहीं मिलना। डेज़ी बला की मूडी थी। अच्छा ना मिले, खाना ख़त्म करें, मैं दवाई तैयार करता हूँ। कुछ फ़ायदा होगा उसका? वो चिढ़कर बोली थी। इशारा दवाई की तरफ था। होगा, ना भी हुआ तो तसल्ली रहेगी, और जीने के लिए आसरा काफ़ी होता है। वो नरमी से बोला। फिर उसने नैपकिन से अपनी माँ का मुंह साफ़ किया। तब उसे अचानक लाइब्रेरी से कुछ आवाज़ें सुनाई दी थीं। अरे वाह, डॉक्टर हशाम की एक बात बहुत अच्छी है, हर किताब के साथ फुट नोट लिख रखा है, यानी कहानी का खुलासा। अगर पसंद आए तो पढ़ें, ना पसंद आए तो ना पढ़ें। डिसोज़ा की आवाज़ में जोश था। हशाम मुस्कुरा दिया। उसे आज पता चला था कि खुशी इतनी छोटी भी होती है। मैं इस किताब की मतलाशी थी। वो मसरूर थी। क्या है इसमें? उसकी दोस्त बेजारी से पूछ रही थी। उसे किताबों से ज़्यादा उस बिल्ली में दिलचस्पी हो रही थी जो बाहर उछल कूद रही थी। तुम तसल्ली रखो, मैं तुमको ज़रूर बताऊंगी। डिसोज़ा का अंदाज चिढ़ाने वाला था, जैसे कह रही हो तुम सुनो या ना सुनो, मैं तुमको ज़बरदस्ती सुनाऊंगी।
دیکھو اس ناول میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہیرو قاتل ہے، اس نے تجسس ابھارا۔ یہ کیا خاص بات ہوئی؟ سلی کو ذرا بھی دلچسپی نہیں ہوئی۔ قاتل ہیرو نہیں پھر مجرم ہوا؟ نہیں، اس میں قاتل ہی ہیرو ہے، وہ بتانے لگی تھی۔ دوستویفسکی کا جرم و سزا۔ روسی ناول نگار فیودور دوستویفسکی کا ناول 19ویں صدی کی 7ویں دہائی میں لکھا گیا تھا اور 1.5 صدی بعد آج بھی عالمی ادب کے افق پر پورے جاہ و جلال کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دوستویفسکی کا یہ کمال ہے کہ اس نے ایک مجرم کی نفسیات کو بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا ہے، ایک ایسا مجرم جس کا آئیڈیل نیپولین بوناپارٹ ہے اور جو اپنی عام حیثیت سے اوپر اٹھنے اور خاص ہونے کے لیے بنا کسی ذاتی دشمنی کے ایک خاتون کو قتل کرنے پہنچ جاتا ہے اور 2 خواتین کو کلہاڑی سے قتل کر دیتا ہے۔ وہ زندگی سے اس قدر اکتا چکا ہے کہ اسے دوبارہ سے اور نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک جوں کو قتل بھی کر دے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اجتماعی قتل کیے اور بعد میں انہیں میڈل پہنائے گئے اور لوگوں نے انہیں ہیرو بنایا۔ وہ ذہن کی انہی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے اور پھر اس قتل کے نتیجے میں سرزد ہونے والے جرم اور پچھتاوے کے نفسیاتی اور ذہنی طوفان میں گر کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ قتل کے بعد اور حتیٰ کہ عدالت میں بھی اپنے جرم پہ کوئی ظاہری پچھتاوا نہیں ہوتا۔ وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ یوں تو اس سے متعلق سبھی لوگ رسکولینکوف سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ سبھی سے بیزار ہے اور اس کی شدید خواہش ہے کہ سبھی اس کو چھوڑ دیں اور وہ اکیلا رہ جائے۔ اس تنہائی میں وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیا جائے اور باقی سب لوگ اس سے لاتعلق ہو جائیں۔ سونیا سیمونونا وہ اکیلی انسان ہے جس کو رسکولینکوف سب سے پہلے اس قتل اور اپنی الجھی ہوئی ذہنی حالت کے بارے میں بات کرنے کا حوصلہ کرتا ہے، اور دونوں کے مابین اس طرح کا جذباتی تعلق استوار ہوتا ہے جو ناول کے آخری صفحے تک جاری رہتا ہے۔ جب رسکولینکوف سائبیریا کے قید خانے میں اپنی سزا کے دوران ایک دن اچانک اصل دنیا میں واپس آ کر سونیا سیمونونا اور اس کی محبت کو پہچان لیتا ہے تو ناول اپنے نقطۂ عروج کو چھو لیتا ہے۔ یہ ناول کی فضا میں ایک خوشگوار تبدیلی تھی اور اس بات کا اشارہ کہ مجرم کی ذہنی سزا تمام ہوئی اور اب وہ محض جسمانی سزا بھگتے گا، جو مجرم کے اپنے الفاظ میں اس کے لیے بہت معمولی سی بات ہے۔ کوہرا چھٹ گیا ہے اور بالآخر وہ الجھاؤ سے باہر آ گیا ہے۔ رسکولینکوف کو قانونی طور پر محض 7 برس کی سزا سنائی جاتی ہے، مگر ذہنی طور پہ جو سزا اسے ملی ہے اس کا کوئی حساب نہیں، اسے کسی پیمانے پہ رکھ کے ناپا تو نہیں جا سکتا۔ وہ ایک منہ زور سیلاب کی طرح ہے جو قاتل کے وجود کے اندر ہی اندر تباہی مچاتا پھر رہا ہے اور قاتل کو اس میں نازک سے تنکوں کا ہی سہارا ہے۔ قتل کے بعد سے 6 ماہ کا عرصہ یوں گزرتا ہے گویا صدیاں گزر گئی ہوں، اور ان صدیوں میں ہمارا مرکزی کردار بھی صدیوں پرانا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس ناول کو ہم سسپینس تھرلر کہہ سکتے ہیں جو تجسس کے خمیر سے گوندا گیا ہے اور پڑھنے والے کو لمحہ بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جانے دیتا۔ پڑھنے والے کو ہر صفحے پہ یہی گمان ہوتا ہے کہ راز سے پردہ اب اٹھا اور وہ اسی انتظار میں صفوں پر صفحے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں اس کو پہلے پڑھ چکی ہوں مگر میں اسے دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اسے بار بار بھی پڑھ سکتی ہوں۔ اس سے مجرم کی نفسیات کی سمجھ آتی ہے۔ کوئی انسان دماغی پستی کے کس مرحلے میں پہنچ کر کسی دوسری انسان کو قتل کرتا ہے۔ قتل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنا دل مارنا پڑتا ہے، خوف مارنا پڑتا ہے، ضمیر مارنا پڑتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر سے انسانیت کو مارنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ ایک قاتل بنتا ہے۔ قتل کرنا کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے اور قاتل بننا تو بے انتہا مشکل کام ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی۔ میرا خیال ہے قاتل کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، سلی نے کافی دیر بعد کی خاموشی کو توڑ کر کہا تھا، کیونکہ وہ اتنی سوچ بچار نہیں کرتا۔ بچار کرنا انسان کا کام ہوتا ہے جس میں عقل ہوتی ہے۔ قاتل ایک درندہ ہوتا ہے اور درندوں میں عقل نہیں ہوتی۔ تم یہ کتاب مت پڑھو، مجھے اس کا موضوع ہی اچھا نہیں لگا۔ انسان کا ذہن پرا گندا ہو جاتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، جرم بڑا نہیں لگتا۔ تم یہاں سے کوئی رومانوی کتاب لے لو یا کوئی سفر نامہ۔ اچھی کتاب اچھا دوست ہوتی ہے، وہ اچھا مشورہ اور اچھا سبق دے کر رخصت ہوتی ہے۔ سلی کی فراست نے باہر بیٹھے حشام کو حقیقت میں متاثر کیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ سلی اس قدر سمجھدار ہو سکتی ہے۔ میں تم کو جرائم سے بھری کوئی کتاب پڑھنے نہیں دوں گی، اس سے بہتر ہے تم گوئٹے کی شارلوٹ پڑھ لو۔ تم کو محبت پڑھنی چاہیے تاکہ تمہارا ذہن ارد گرد کی خوبصورتی کو محسوس کر سکے۔ دنیا نفرت زدہ نہیں بلکہ حسین ہے۔ وہ اسے دھیرے سے زندگی کا سبق سمجھا رہی تھی۔ تم اتنی اچھی باتیں کب سے سوچنے لگی؟ ڈسوزا حیران تھی۔ جب سے محبت کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ دھیمی ہوئی تھی کہ بے خیالی میں اپنا راز ہی افشانہ کر دے۔
मोहब्बत कहाँ से आ गई? डिसोज़ा को हज़म नहीं हो रहा था। मोहब्बत तो है ही, बस हम महसूस नहीं करते। मोहब्बत हमारे आसपास है, हर मंज़र में, हर जगह। जब हम मोहब्बत को महसूस करेंगे तो हम में शुक्र आएगा, और जब शुक्र आएगा तो अल्लाह की बनाई कायनात अच्छी लगेगी और अपनी ज़िंदगी बेमकसद नहीं लगेगी। उसे वो लड़की सबक पढ़ा रही थी जिसने कम किताबें पढ़ रखी थीं, मगर उसके पास इल्म लामहदूद था। जब हम शुक्र करते हैं तो हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता, न अपने हालात और न ज़िंदगी की तलखियाँ। फिर किताब ज़िंदगी से फ़रार के लिए नहीं पढ़ी जाती, बल्कि ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए। वह मुस्कुराई। ये जराइम ज़दा किताबें मत पढ़ा करो। सिली ने उसके हाथ से किताब लेकर रैक में रख दी थी। मोहब्बत पढ़ा करो, क्योंकि ये कायनात मोहब्बत से तश्कील दी गई है और हम दोनों का वजूद रायगा नहीं, वो प्यार से बोली थी। हशाम मुस्कुरा दिया। उसने डेज़ी को दवाई दी और उसकी टांगों पे कंफर्ट डाला। उसे ये छोटी लड़की हर दिन के साथ बड़ा मुतासिर करती थी। जब वो कॉफ़ी बनाकर लाया तो उनका मौजू कुछ और था। हशाम, क्या वो लड़का बदसूरत था? उन्हें चाय खाना याद आ गया। मेरा नहीं ख्याल, हशाम ने तबसरा किया। वो बहरूपिया हो सकता है, मगर उसकी बातें बहुत अच्छी थीं, डिसोज़ा ने कहा। मैं उसे सुन चुका हूँ। भला कहाँ? लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं? डिसोज़ा को बड़ा तजस्सुस हुआ और सिली बस उसे घूर कर रह गई। हाँ, क्यों नहीं। एक न्यू बैच आ रहा है मुख्तलिफ ममालिक से कोर्सेज़ के लिए। मेरी वहाँ ड्यूटी होगी, तुम चलना। उसने हामी भर ली थी। इंस्टीट्यूट यहाँ करीब ही था। हमें अब चलना होगा। सिली को वक्त गुजरने का एहसास था। क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को ड्रॉप करता हूँ। वो गाड़ी की चाबी उठा लाया। ये एक मुश्किल मरहला था। वो एक अजनबी के साथ गाड़ी में बैठकर नहीं जा सकती थी। उन दोनों के घरानों में ये बात नापसंद की जा सकती थी, मगर देर इस कदर हो चुकी थी कि वो इनकार नहीं कर सकती थी। मगर वो इतना इक़दार का पासदार था या समझदार, कुछ भी कह सकते थे। वो उनको बेकरी के पास छोड़ गया था। आगे वो पैदल जा सकती थी। जब तक वो नज़र आती रही खड़ा रहा और फिर चला गया। वो क्या कोई रहनुमा था, कोई राहबर, या सरे राह चलता कोई खिज़र? वो जो भी था, उन दो लड़कियों की ज़िंदगी में एक संगे मील था। उसका सरे राह टकरा जाना कोई आम बात नहीं थी। कुदरत ने ख़ास तौर पर उन अजनबियों को आपस में मिलवाया था। उसने ख्वाबों जैसी उन दो बवारियन को देखा। ज़िंदगी जैसे उनसे इम्तिहान लिए बिना निकल रही थी, मगर यह मुमकिन था कि ज़िंदगी इम्तिहान लिए बिना ही निकल लेती। कोई एक एहसास उन दो के साथ था, जैसे कोई देख रहा हो, बहुत गहराई से जांचता हुआ कोई था जो ताक़ुब में था, घात लगाकर बैठा हुआ। मुझे लगता है रूसी ने देख लिया। ये डिसोज़ा थी। रूसी ही की जैकेट थी। वो बाड़े की ओट था और चोरी चोरी देख रहा था। ये मम्मी को बता देगा। सिली को डर लगा। वहम नहीं करो, किसी ने भी नहीं देखा। डिसोज़ा ने उसे तसल्ली दी। मुझे यकीन है। उसकी जान निकल रही थी। कुछ नहीं होता। अंदर से डिसोज़ा भी डरी हुई थी। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंची तो वहाँ रूसी पहले से मौजूद था। रात बवारिया में बहुत गहरी थी। आसमान खामोश था और रात बोल रही थी। बवारिया में ज़हनी तौर पर बेइंतहा मजबूत ये लड़कियाँ एक अजूबा हो सकती थीं। ऐसे घर में जहाँ रिस्क, तलाश माश और घर गृहस्थी के अलावा कोई दूसरा मसला नहीं था। बाहर क्या हो रहा है, सियासत, माशरत, खेल, फ़नून, उनकी बला से। वो दिन से रात तक पनीर, दूध, मशीन, खेत और चारे में उलझे लोग थे। कुर्बानी के दिनों में मुसलमान इलाकों की तरफ जानवर लेकर कारोबार की गर्ज से निकल जाते थे, ताकि उनके जानवर महंगे दामों बिक सकें। सारा दिन दूध, पनीर और बेकरी के आइटम बढ़ाने की फ़िक्र में गर्क बेइंतहाई शफीक दादी, दुनिया से बेनियाज दादा और मेहनत कश बाप, एक बदमिजाज माँ और उसके रिश्तेदार, ये जानवरों का बाड़ा और भेड़ बकरियाँ। सिली दुखी दिल से सोच रही थी। डिसोज़ा उसे गहरी सोचों में देखकर हैरान नहीं थी। वो जानती थी सिली और वो दोनों ही एक जैसे हालात का शिकार थीं। दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थीं। डिसोज़ा ने कहा, अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। वो जानवरों के फजला उठाने वाले औजारों को धोती सिली से मुखातिब थी। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। उसने सारे औजार धोकर खुश्क कर दिए थे, जानवरों की जगह साफ़ कर दी और एक जरासीम कुछ स्प्रे भी कर दिया। ये रोज़ाना का मामूल था। गो के मम्मी खुश होने वाली नहीं थी। ये सब देख कर भी मम्मी ने उसमें नुक्स ही निकालने थे। वो कभी सिली से राज़ी नहीं हो सकती थी। सिली, तुम चाय बना सकती हो तो मैं पनीर भी खिलाती हूँ। डिसोज़ा को सच में भूख लगी थी। सिली ने दादा के बनाए छोटे से किचन का जायज़ा लिया। यहाँ ज़रूरत का सभी कुछ दस्तयाब था। वो साफ़ बर्तन लेकर गाय का ताज़ा दूध दोहने चली गई। गरम गरम ताज़ा दूध गाय के नथनों से निकलता देखकर जो सैरों खून बढ़ता था, उसकी खुशी किसी दूसरी चीज़ में नहीं थी। उफ़ खुदा, तो किस कदर मेहरबान है, कैसे कैसे इंसानों की खुराक के इंतज़ाम करता है। सिली की आंखों में तशक्कुर था। सिली ने दूध का बर्तन भर लिया और एक गिलास भर के डिसूज़ा को दिया, दूसरा खुद पी लिया।
किस कदर जायका है ना, वो अपने भीगे होंठ जुबान से साफ करती सादगी से बोली। सिली, तुम लोगों की गायों के इस कारोबार में बड़ी बरकत है, उसने हसरत से कहा। काश मेरे डैडी भी जमकर ये कारोबार कर लेते। तुमको तो ये भेड़ें पालना पसंद नहीं, सिली ने कहा। हाँ, मेरे ख्वाब तो बड़े बुलंद हैं, वो फौरन बोली। किताबें पढ़ पढ़ के वो किसी कम चीज़ पे राज़ी नहीं होती थी। खुदा तुम्हारे ख्वाब पूरे करे, उसने दिल से कहा था। उस दिन मम्मी गैर ज़रूरी नहीं चिल्लाई थी और ना उसने बहुत बदजुबानी की थी। वो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखने के दर्जा अव्वल में दाखिल हो चुकी थी। ये एक बड़ी अलग सी दुनिया थी, जहाँ हर नस्ल, हर कौम के लोग, उनके रस्म व रिवाज, बूदोबाश और मिजाज समझने का मौका मिलता था। ये दुनिया हाई स्कूल की लगी बंधी दुनिया से बेइंतहा अलग थी। यहाँ कामयाब प्रोफेशनल लोग भी थे और हर लिहाज से माशी तौर पर बेफिक्र लोग भी। यहाँ रोज़गार के पीछे ख्वार होते लोग भी थे और ऐसे भी लोग थे जिनका मकसद कुछ और ही था। ये लोग किसी काज के पीछे थे, जैसा कि एन एक फ़लस्तीनी लड़की थी जो यहाँ दर्जा दोम की तालिब इल्म थी। कुछ महीने पहले उसका ख़ानदान फ़लस्तीन में बमबारी से मारा गया था। उसके बाद वो यहाँ नहीं रुकी, अपने वतन वापस चली गई थी। अब सुनने में आया था एन शहीद हो गई है। सिली ने पहली मर्तबा सुना था कि कोई खूबसूरत लड़की अपनी एक इबादत गाह की हिफाजत करते मारी गई थी। वो कई एक दिन उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकी। कोई जवान और खूबसूरत लड़की कैसे खुद को मरने की तरफ ले जा सकती है? मौत कोई खूबसूरत एहसास नहीं तो कैसे लोग अपनी मर्जी से मर जाते हैं? वो कई दिन बहुत परेशान रही। फिर उसकी परेशानी को मोहब्बत करने वाली दादी ने भांप लिया। वो उसे बेकरी पर ले आई थी। प्यारी सिली, तुमको क्या है कि बड़ी गमगीन नजर आती हो? सिली दादी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। उसने एक हुंकारा भर के कहा, दादी, ऐसा क्या है कि लोग अपनी इबादत गाह या मजहब के पीछे जान दे देते हैं? दादी अपनी पोती के इस सवाल पर सख्त खौफजदा हो गई। उसकी रंगत बिगड़ गई और उसका दिल कांप गया। ये तुमको किसने सिखाया? वो खौफ भरी आंखों से पूछ रही थी। ये मेरा सवाल है। ये कुछ अच्छा सवाल नहीं। तुम पढ़ लिख कर अच्छा रोज़गार तलाश करो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। दादी के चेहरे पे कामिल संजीदगी थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। उसको भी अच्छा नहीं लगा था। चलो फजूल बातें मत सोचा करो। दादी ने स्कार्फ अच्छे से दुरुस्त किया और काम से लग गई, मगर उसका दिल अजीब वहमों में पड़ गया था। सिली 17 की हो गई है, 1 साल बाद इसकी शादी कर दूंगी। उसने दिल ही दिल में हिसाब किताब लगाया, जबकि सिली बहुत दूर आसमानों में कुछ खोज रही थी। ये कैसी बेमकसद ज़िंदगी थी, बहुत ही फजूल। दिन से रात तक क्या करते थे? दादी, कुछ देर बाद उसने फिर से अपनी दादी को आवाज़ दी। ये मेरा नाम सलसबील किसने रखा? ये सवाल इतना आम नहीं था जिस पर उसकी दादी चौंकती ना। उसने हरासा नज़र इर्द गिर्द के माहौल पर डाली, जैसे यकीन करना चाहती हो कि कोई उनको सुन तो नहीं रहा। तुम्हारा नाम मैंने रखा। अच्छा, वह तब खामोश हो गई थी। मगर दूसरे दिन उसने क्लास से बाहर आते हुए डिसोजा से पूछा। वो आजकल अरबी सीख रही थी। मेरे नाम का मतलब समझा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, डिसोजा ने कहा। तुम्हारा नाम अरबी है और इस पर मज़ीद मालूमात लेके दे सकती हूँ। डिसोजा ने हामी भर ली थी। सिली को बहुत बचपन से अपने इर्द गिर्द का माहौल और चीज़ें अजीब लगती थीं। उसे यूँ महसूस होता था कि वो उस जगह का हिस्सा नहीं थी। उसका कोई गुमशुदा हिस्सा ज़रूर था जो किसी और खित्ते में रह गया था और सिली यहाँ भटक रही थी। एक दिन कदीम चाय खाने में उसकी रूबरू मुलाकात उस बहरूपिये से हो गई जिसने चेहरे पे मास्क और कॉस्ट्यूम पहन रखा था। लोग एक वक्त में उससे एक सवाल पूछ सकते थे। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो उसे मिल गया था, बहुत अचानक और गैर मुतवक्का। सिली ने उससे पूछा, क्या मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी है? बहरूपिया मुस्कुराया कि उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। तुम बेमकसद पैदा नहीं हुई छोटी लड़की। तुमसे वक्त बहुत बड़ा काम लेगा और तुम्हारी तस्वीर दुनिया के अखबारों में छपेगी और बेशुमार कैमरे तुम्हारा पीछा करेंगे। सिली यह सब सुनकर हैरान हुई। ये कैसे मुमकिन है? कुछ भी नामुमकिन नहीं होता छोटी लड़की। तुम एक बड़े मकसद के लिए भेजी गई हो। तुम्हारा जीना अकारत नहीं और मरना तो बिल्कुल नहीं। उसके अगले अल्फाज ने सिली के चेहरे पे लहू की गर्दिश रोक दी थी। यहाँ तक कि वो मज़ीद कोई सवाल पूछती, वो बहरूपिया एक वजद में पड़ता चला जा रहा था। सिली उसके पीछे भाग रही थी। ए नेकदिल आदमी, रुको, गर्मी या हयात की हकीकत तो बताते जाओ, सिली ने चिल्लाकर कहा था। वो यकदम रुका, पलटा और बहुत सोच भरे लहजे में बोला, चूँकि कोड सब गड़बड़ हो गए हैं और हकीकी सोच की जगह ज़ाहिरी नामो नमूद ने ले ली है। चूँकि हम कभी ना लिखी जाने वाली तारीख के हीरो पैदा कर रहे हैं, जब भी हम मुर्दा सितारों की मुंतशिर होती हुई धूल बनते जा रहे हैं। दोबारा जन्म लेने की मायाई ख्वाहिश हमारी रगों में से झांकती है और हम एक बार फिर तवाना होने का ढोंग रचाते हैं, जैसे बिजली की भट्टियों में ईंटें और शीशे की पिघली रुई हों। मैं अपने आप को शनाख्त करता हूँ दरख्तों के एक एक मसाम में, और मेरे घर का पता मिलेगा खुश्क होते खेतों के दरमियान।
तब उन्हीं गिरहों से मैं तख्लीक करता हूँ सितारों का पूरा जहां। ज़मींदोज़ पानी में छुपी हुई उसने एक ऐसी नज़र से सिली को देखा जिसमें भेद ही भेद थे। लहजे को सिली का दिल उस नज़र से डूब गया और उसकी आंख के सामने अंधेरा आ गया। मैं दुआ करूँगा तुम्हारी बेनाई रोशनी से आशना हो। और फिर वो रुका नहीं, जबकि सिली निढाल होकर वहीं गिर गई थी। सिली को बड़े अजीब ख्वाब सताते थे। ये ख्वाबों का सिलसिला बड़ा पुराना था, उसमें कोई नई बात नहीं थी, मगर अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी उसके ख्वाब उसे परेशान करने लगे थे। वो अपनी ज़ात में गुम रहने वाली लड़की थी, मगर अब कुछ ज़्यादा गुम रहती थी। वो कायनात की हकीकत पे पहरों सोचती, फिर अपनी पैदाइश और उसके बाद अपने ज़मीन पर चलने फिरने को। उसे यकीन था खुदा ने उसे बेमकसद ज़मीन पर नहीं भेजा। अगले बहुत सारे दिन वो बहरूपिये का इंतज़ार करती रही। उसका नाम मास्क मैन था। वो बेहद काबिल इंसान था, या उसके पास बहुत से अलूम थे, या वो कोई ज्योतिषी था। बस सिली को उसका इंतज़ार रहने लगा था। वह हर रोज़ इस नीयत से इंस्टीट्यूट जाती थी कि शायद मास्क मैन आज आया हो, मगर उसका इंतज़ार बस इंतज़ार ही रहा। सिली के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो अपनी बेचैनी का एक हल पाती थी, और वो मास्क मैन से मुलाकात थी। एक रोज़ सिली को वो मुकामी हाउस फ्रॉ के कॉटेज में नज़र आया था। सिली बैग सीने से लगाए भागती हुई ढलान उतरकर उस हाउस फ्रॉ के कॉटेज पे पहुंची। शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा कांप रहा था। वो यहाँ किसी झगड़े का तस्फिया कर रहा था। दो खवातीन के बीच कोई बहस चल रही थी। वो दोनों एक भेड़ पे बजिद थीं। दोनों का कहना था कि भेड़ उसकी है। सिली ने देखा मास्क मैन बहुत तसल्ली से कहवा पी रहा था, जैसे उसे फैसले की कोई जल्दी नहीं थी। फिर उसने अपने काम से फरागत पाकर कहा, क्या तुम दोनों इस भेड़ की मलकियत पे कसम दे सकती हो? वो दोनों बेक जुबान बोल उठी, क्यों नहीं, मगर मैं उस कसम पे करार बांधने से पहले तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। फिर मास्क मैन ने कहना शुरू किया। एक शहंशाह जब दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला तो उसका गुजर अफ्रीका की एक ऐसी बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी पुरसकून थी। यहाँ के बाशिंदों ने जंग का नाम तक नहीं सुना था। वो फातेह और मफतूह के मानी से नाआशना थे। बस्ती के बाशिंदे शहंशाह आज़म को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोंपड़ी में पहुँचे। सरदार ने उसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फलों से शहंशाह की तवाज़ो की। कुछ देर में दो कबाइल फरीक मुदई और मुद्दा उलिया की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की ये झोंपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मुदई ने कहा, मैंने इस शख्स से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान उसमें से ख़जाना बरामद हुआ। मैंने ये ख़जाना इस शख्स को देना चाहा, लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि यह ख़जाना मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ ज़मीन खरीदी थी और उसे सिर्फ ज़मीन की कीमत अदा की थी, ख़जाने की नहीं। मुद्दा उलिया ने जवाब में कहा, मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा है, मैं ये ख़जाना इससे किस तरह ले सकता हूँ? मैंने तो इसके हाथ ज़मीन फ़रोख्त कर दी थी। अब उसमें से जो कुछ भी बरामद हो, ये इसकी किस्मत है और यही इसका मालिक है। मेरा अब उस ज़मीन और उसमें मौजूद अशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सरदार ने गौर करने के बाद मुदई से दरियाफ्त किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ है। फिर मुद्दा उलिया से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी हाँ। मुद्दा उलिया ने भी इस बात में गर्दन हिला दी। तो तुम उन दोनों की शादी करके ये ख़जाना उनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहंशाह को हैरान कर दिया। वो फ़िक्रमंद होकर कुछ सोचने लगा। सरदार ने मुतरद्दिद शहंशाह से दरियाफ्त किया, क्यों, क्या आप मेरे फ़ैसले से मुतमईन नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शहंशाह ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा फ़ैसला हमारे नज़दीक हैरान कुन ज़रूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर यह मुकदमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फ़ैसला सुनाते? शहंशाह ने कहा कि पहली तो बात यह है कि अगर यह मुकदमा हमारे मुल्क में होता तो ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह का झगड़ा होता। बेचने वाला कहता कि मैंने इसे ज़मीन बेची है और उससे ज़मीन की कीमत वसूल की है, अब जबकि ख़जाना निकल आया है तो इसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए ये मेरा है। जबकि ख़रीदने वाला कहता कि मैंने इससे ज़मीन ख़रीद ली है तो अब उसमें जो कुछ है वो मेरी मलकियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहंशाह से पूछा कि फिर तुम क्या फ़ैसला सुनाते? शहंशाह ने उसके जहन में मौजूद सोच के मुताबिक फ़ौरन जवाब दिया कि हम फ़रीकैन को हिरासत में ले लेते और ख़जाना हुकूमत की मलकियत करार देकर शाही ख़जाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मलकियत? सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? जी हाँ, क्यों नहीं, वहाँ बारिश भी होती है। बिल्कुल। बहुत खूब। सरदार हैरान था। लेकिन एक बात और बताएं, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ओह खूब, मैं अब समझा। सरदार ने यूं गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात उसकी समझ में आ गई हो। तो इस नाइंसाफ़ी की सरजमीन में शायद उन्हीं जानवरों के तुफैल सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सैराब कर रही है। मास्क मैन चुप हुआ तो दोनों खवातीन एक दूसरे से नज़र चुरा रही थीं। जबकि नाइंसाफ़ी, किसी का हक गसब करना, किसी का एक खोशा नाजायज़ खाना बहुत बड़ा गुनाह है। वो बोलता रहा,
दोनों औरतें शर्मिंदा हुईं। ये भेड़ तुम दोनों की नहीं, जबकि ये भेड़ उस बूढ़ी बेकर के बारे की है। और जैसे फैसला हो गया था। सिली बेइंतहा हैरान थी। दादी सुबह से अपनी एक भेड़ के गम में निढाल बैठी थी और सिली ने पहली बार कोई तवज्जो नहीं दी थी। आजकल वो अपनी सोचों के ज़ेरे असर हर चीज़ से कटी हुई थी। दादी की परेशानी और गम भी उसे समझ में नहीं आया। वो मास्क मैन से मिलने के शौक़ में यहाँ चली आई थी तो उसे दादी की गुमशुदा भेड़ भी मिल गई। सिली कैसे आना हुआ? वो एक रस्सी भेड़ के गले में गिरह लगाकर उसके हाथ में थमाता हुआ बोला था, मुझे तुम्हारी तलाश थी। ऐसे लगता है जब से तुमसे मिली हूँ मेरी बेचैनी कम हुई है। मास्क मैन शायद मुस्कुराया हो। उसने खैर मकदमी सर हिलाया, ऊपर से नीचे, जैसे कह रहा हो, मुझे उम्मीद थी तुम आओगी। क्या चाहती हो अच्छी लड़की? उसने चढ़ाई की तरफ जाते जाते पूछा। वो उन रस्तों का आदी मालूम होता था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम क्या अल्बानवी लोग कसरत से रखा करते हैं या बहुत कम? उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा। ये कुछ मुश्किल बात नहीं, मुसलमानों में ये नाम कसरत से रखा जाता है। वो बोलने लगा। और अल्बानियन मुस्लिम ये नाम कसरत से रखते हैं? सिली ने पूछा। बहुत कम, उसने सोच के बताया। और कौन लोग इस नाम को कसरत से रखते हैं? उसने जिच होकर पूछा। ये तो अरबी नाम है, वो संजीदगी से बोला। अब के सिली बेइंतहा हैरान हुई। तो दादी ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये छुपाने वाली बात तो नहीं? क्या पता छुपाने वाली बात हो। उसका अंदाज मानी खैस था। क्या वाकई? हाँ, वो तेज़ कदम उठाने लगा था, जिसका मतलब था अब वो रुकने वाला नहीं था। मेरा अरबी नाम है तो इसको किसी अल्बानियन ने नहीं रखा। इसका क्या मतलब हुआ? सिली सख्त हैरत में मुब्तला थी। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा नाम किसी अरबियन ने रखा होगा। और फिर वो गायब हो गया था। यहाँ तक कि सिली का हाथ भेड़ की रस्सी से छूट गया था। वो किसी ठहरे हुए फितरी मंजर की तरह मंजमद हो गई थी। जब वो इंस्टीट्यूट में पहुंची तब तक डिसोजा उसे ढूंढते हुए हाँप रही थी। कहाँ रह गई थी तुम? वो नाराज़ लग रही थी। अपने टूटे हिस्से की तलाश कर रही थी। उसका खोया खोया फ़लसफ़ियाना अंदाज देखकर डिसोजा ने संजीदगी से कहा, टूटी चीज़ें जुड़कर ज़्यादा हसीन हो जाती हैं। ये तुमने कहीं पढ़ा होगा। सिली ने कहा। तुमने नहीं सुना? फिर तो हैरत है। उसने कंधे उचकाए। कभी टूटी हुई चीज़ों को तुम जोड़ कर देखो। जब किसी बिखरी हुई चीज़ को समेटा जाता है तो बहुत खूबसूरत दिखती है, जैसे कि बगैर परों के कोई उड़ना सीख रहा हो। डिसोजा मुस्कुराई। कभी टूटी हुई चीज़ों को तुम जोड़ कर देखो। जब किसी बिखरी हुई चीज़ को समेटा जाता है तो बहुत खूबसूरत दिखती है, जैसे कि बगैर परों के कोई उड़ना सीख रहा हो। उसके ये अल्फाज हैरान कुन थे। सिली को वो हर दिन के साथ हैरान करती थी। डिसोजा सच में बड़ी हैरान कुन शख्सियत थी। तुमको पता है, आज मेरी डैडी से लड़ाई हुई। ये कोई नई बात है? सिली ने कंधे उचकाए। मेरी माँ को गालियाँ दे रहे थे फजूल में। वो तल्ख हुई। इसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम बताओ, तुम कहाँ थी? डिसोजा को अचानक ख्याल आया। मैं अपनी तलाश में हूँ, बता तो रही हूँ। सिली का अंदाज गुमसुम था। फिर कुछ मिला? कोशिश जारी है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सिली ने गहरी सांस भरी। तुम मुझे क्या बताने वाली हो? वो डिसोजा के चेहरे पर फैला तजस्सुस देख रही थी। अरे वो सुन, हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है, खुदादाद। वो अपनी फ़ौज में ऑफिसर है। मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया है, डिसोजा ने बताया। झगड़ा क्यों? ये कितनी बुरी बात है, सिली ने ताज्जुब से कहा। वो मेरी सीट पे बैठ गया था और जानबूझकर उठ नहीं रहा था, डिसोजा ने बताया। ये झगड़े के लिए कोई बड़ी वजह नहीं है, सिली मुतासफ हुई थी। बस मुझसे गलती हो गई। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था जिस पर बाद में नदामत हो, बल्कि किसी भी इंसान को बहुत सोचकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि बाद वाली ज़िंदगी किसी रिग्रेट में ना गुजर सके, इसलिए कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। सिली का अंदाज समझाने वाला था। मुझसे भूल हो गई, डिसोजा ने अफसुर्दगी से कहा। यह बात मेरे जहन से कैसे महव हुई? निकोलाई में लिखा है कि इंसान का सबसे कीमती असासा उसकी ज़िंदगी है। ये उसे सिर्फ एक बार ही दी जाती है, लिहाजा इसे इस तरह गुजारनी चाहिए कि उसे बीते हुए सालों पर कोई अज़ियतनाक नदामत महसूस ना हो, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा हो तो वो कह सके, मेरी सारी ज़िंदगी, मेरी सारी ताकत दुनिया के बेहतरीन मकसद इंसानियत की आज़ादी की लड़ाई के लिए वक्फ हुई। डिसोजा के अगले सवाल ने जैसे सिली की रूह में पंजा गाड़ दिया था। इंसानियत की आज़ादी की लड़ाई? उसे फ़लस्तीनी लड़की ऐन याद आ रही थी। जब एक बार सिली ने उससे पूछा, तुम मरना क्यों चाहती हो? उसने पता नहीं किस जज्ब के साथ जवाब दिया था, इंसानियत की आज़ादी की लड़ाई के लिए। तब सिली उसकी बात का मफ़हूम नहीं समझी थी। उसका दिल बड़ा ही बेचैन हुआ था। उसने दुआ की कि काश ऐन जिंदा हो और उसके मरने की इतला एक झूठ के सिवा कुछ ना हो। क्या कोई मोहब्बत करने वाला इंसान मर सकता है? उसका दिल हर रोज़ इस एहसास के साथ दुखी होता था। उसे ऐन और उसकी बातें अब अक्सर याद आती थीं। आह, फ़लस्तीनी लड़की! उसको दुख के एहसास ने भिगो डाला।
ایک دن سلی نے اس سے سوال کیا تھا، اچھی لڑکی بتانا تو جہنم کیا ہے؟ تب فلسطینی لڑکی نے آہ بھر کر کہا، میں اکثر سوچتی تھی کہ جہنم کیا ہے۔ پھر مجھے جواب ملا، جہنم انسان کا وہ درد ہے جب وہ کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جہنم آگ نہیں، جہنم وہ آگ ہے جس میں آپ کے پیارے جھلس کر اپنی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ این نے ایک بار سلی کو بتایا تھا، میرا دادا، میرا باپ، میرا چچا اور میرا بھائی القدس کی حفاظت کرتے ہوئے جان سے چلے گئے۔ وہ اس پل کو بھی فخر سے بتایا کرتی تھی۔ القدس کیا ہے؟ سلی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیا تم کو القدس کا نہیں پتا؟ این حیران ہوئی تھی۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا مسلم تھا جسے القدس کا نہیں پتا تھا؟ القدس مسلمانوں کا اولین قبلہ ہے۔ یا خدا! سلی لرز گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے شمار سیٹلائٹ پر دیکھے دلخراش مناظر آ گئے تھے، بچے، بوڑھے اور جوانوں کے بریدہ جسم۔ اللہ اکبر! سلی نے جھرجھری لی۔ اچھا تو تم پیغمبروں کی سرزمین کی بات کر رہی ہو۔ سلی کا دل جیسے لرز اٹھا تھا۔ وہ آج بڑی بے قراری سے این کو یاد کر رہی تھی۔ کچھ وقت پہلے ایک غیر مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ این بمباری میں ہلاک ہو گئی ہے۔ تب سے آج تک سلی کو وہ زندگی سے بھرپور لڑکی کبھی نہیں بھولی تھی۔ خدا داد کے لیے اپنا ملک چھوڑنا ہمیشہ سے ایک مشکل فیصلہ ہوتا تھا، مگر داؤد کی وجہ سے ایک تسلی بھی تھی کہ وہ بہت ذمہ دار تھا اور چھوٹے بہن بھائی کو سنبھال لیتا تھا۔ اس نے زندگی میں بہت سفر کیے تھے اور کچھ جاب بھی ایسی ہی تھی۔ مشکل اور سہل ہر طرح کے حالات اور سفر سے گزرنا پڑتا تھا، کبھی فوجی مشقوں کے لیے، کبھی جنگوں کے لیے اور کورسز کے لیے۔ ایک جگہ اس کا ٹھکانہ کم ہی ہوتا تھا۔ آخین میوخلے کے بیچ سے گزرتی ایک سڑک اس گاؤں کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی تھی۔ گاؤں کے اکثر مکانات اس کے دائیں بائیں تھے۔ گاؤں سے گزرنے والی بس کا سٹاپ بھی اسی سڑک پر تھا۔ پیٹرول پمپ، مہمان سرائے اور خریداری کے سٹور بھی تھے۔ ایک بیکری بھی تھی جسے یہاں کی سب سے قدیم بیکری کہا جاتا تھا۔ اگر مشرق کی طرف منہ کر کے چلتے جائیں تو کچھ فاصلے پر پہاڑیوں کا وسیع سلسلہ دکھائی دیتا تھا جو جنوب میں بتدریج بلند ہوتا تھا، جو کوہستان اپلس سے جا ملتا تھا۔ اس سڑک پر اکثر چلتے ہوئے متعدد جگہوں پر دور اپلس کی طرف برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں دیکھ کر انسان کا دل ایک الوی مسرت سے معمور ہوتا تھا۔ بائیں ہاتھ پر بھی پہاڑیاں تھیں، لیکن کمتر اونچائی کی اور سرو صنوبر کے گھنے جنگلوں سے ڈھکی، جن کی ہوا میں خنکی اور رطوبت کے ساتھ ایک عجیب ناقابل بیان قسم کی جنگلی مہکار بسی رہتی تھی۔ ان پہاڑیوں پر ایک آبادی ہوہن موس کے نام سے واقع تھی، جسے اس موضع کا صدر مقام کہا جاتا تھا۔ یہ ایک کلیسائی حلقہ تھا۔ اس علاقے کا گرجا بھی یہیں پر تھا۔ یہاں زیادہ تر مہاجرین رہتے تھے جو الگ الگ ملکوں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ زیادہ تر البانوی مسلم یا مختلف مسلم ممالک کے لوگ تھے جو دہائیاں پہلے اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آباد ہو چکے تھے۔ بواریا ایک پورا صوبہ ہے جس کی آبادی کٹر مذہبی ہے۔ رومن کیتھولک مذہب کے پیروکار یہ لوگ بہت پرانے خیالات کے مالک تھے۔ گوئٹے انسٹی ٹیوٹ میں اس نے دوسری مرتبہ ڈیسوزا نامی لڑکی کو دیکھا تھا جس سے اس کی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ آج وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی سہیلی اس کے ساتھ تھی۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آئے لوگوں کے تھکے تھکے مضطرب چہرے، اچاٹ اور پریشان حال نئے ماحول میں اجنبی محسوس کرتے عجیب لگ رہے تھے۔ خدا داد کو لگا کہ اسے ڈیسوزا سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ کوئی بدتمیز انسان نہیں تھا، مگر یہاں آتے ہی کچھ ناخوشگوار واقعات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا فوجی دماغ پھر گیا تھا۔ ویسے بھی فوجیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بد دماغ ہی ہوتے ہیں، اپنی عقل کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ کل تو بس سارا دن اپنی رہائش دیکھنے، کلاس سمجھنے میں ہی گزر گیا تھا۔ سنگریزوں کی بل کھاتی پگڈنڈی اختیار کر کے جنوب کی طرف کے ایک ٹیلے پر گئے اور گوالوں کے ایک 2 منزلہ کشادہ مکان کے سامنے آ رکے، جہاں درمیانی عمر کی ہاؤس فراو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کا ساتھی لڑکا خطیب فلسطینی تھا جو اس کا روم میٹ تھا۔ مکان سے باہر ایک ڈیرہ نما احاطہ تھا جس میں بے شمار جانور بندھے تھے۔ خدا داد کو یقین تھا یہ جانور اور باڑہ اسی عورت کی ملکیت تھا۔ کوریڈور میں داخل ہو کر اندازہ ہوا گھر بہت صاف ستھرا تھا، خاص طور پر اوپر والی منزل پہ طالب علموں کا کمرہ بہترین تھا۔ اس کے عقبی دریچے سے باہر کا منظر ایسا حسین اور روح پرور تھا جسے آج تک کوئی آنکھ دیکھ نہ سکی ہوگی۔ پہاڑی ڈھلانوں پر کھڑے ہوئے پائن، شاہ بلوت اور صنوبر کے درخت اور ان کے درمیان بل کھاتی ہوئی کبھی اوپر چڑھتی کبھی نیچے اترتی سرمئی سڑکیں، زردی مائل سے لے کر سفیدی مائل تک سبزے کے سارے رنگ جن سے فطرت اپنے مناظر کی نقش نگاری کرتی ہے۔ خطیب کو بھی یہ جگہ پسند آ گئی اور انہوں نے اسے اوکے کر دیا تھا۔ خطیب کی ساتھ والے گھر میں رہائش تھی، رقم پہلے سے طے شدہ تھی، ناشتہ ان کی ذمہ داری تھی، باقی 2 وقت کا کھانا وہ جہاں سے مرضی کھاتے۔ ایسے بہت سارے روم اسٹوڈنٹس کو کم کرائے پہ بآسانی مل جاتے تھے۔ سڑک کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتی ہوئی ایک لمبی 2 منزلہ سفید رنگ کی عمارت تھی، یہی خدا داد کی رہائش گاہ تھی۔ اس نے مزید مکان دیکھنے سے معذرت کر لی تھی، خطیب سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔
वो दोनों एक साथ इंस्टीट्यूट आते जाते थे जब उनकी मुलाकात फिर से उन 2 लड़कियों से हो गई। खुदादाद ने सोचा, मौका अच्छा है, माजरत कर ले यार। उसने कहा, लेडी फ्राउ, उस दिन के बिहेव पे माजरत चाहता हूँ। वो दोनों लड़कियाँ रुक गई थीं। उनमें से एक हैरान थी। कैसी माजरत? दूसरी ने उसको कोहनी मारी थी। चुप। फिर उसने तुनक कर कहा, यह भी अच्छी बात है, गलती करके माजरत कर ली जाए। साफ साहिरता सॉरी कबूल नहीं है। फिर सज़ा के लिए बंदा तैयार है मैडम। खुदादाद ने अपने मिजाज से हटकर आजिज़ी से कहा, हम सज़ा क्यों दें? अल्लाह आपको पूछ लेगा। आप मामला अल्लाह की तरफ ना ले जाएं, आज खुद माफ़ कर दें, अल्लाह माफ़ कर देगा। आपके खतीब ने भी कहा, जाएं जी, हमें देर होती है। देर तो हमें भी होती है। वो उस बेमुरवती पर किलस कर रह गया। देखो तो कितनी मगरूर है ये जर्मन की पैदावार। वो खूब गर्म हुआ था। माजरत भी ज़ाया कर दी। चल खैर है, एक बार फिर सॉरी कर लेंगे, खतीब ने उसे तसल्ली दी थी। डिसोजा का दिमाग रात से बंद था, तभी तो घर आए किराएदारों में भी दिलचस्पी नहीं ली थी। रात से वो सुबह का इंतज़ार कर रही थी ताकि कदीम कुतुबखाने से उठाई किताब में छपी एक कहानी सिली को सुना सके। जब तक अपनी पढ़ी कहानी वो सिली को सुना नहीं पाती थी, वो किसी बदरूह की तरह बेचैन रहती थी। वो चाहती थी इंस्टीट्यूट तक पहुंचने से पहले वो सिली को 5वां पराठा सुनाकर ही दम ले। बीच में वो अजनबी आ गए थे जिन पर डिसूजा को वैसे ही ताव था। वो बस जल्द अज जल्द अपनी कहानी सुनाकर मन को हल्का करना चाहती थी। सिली को भी पता था जब तक कहानी उसने सुन न ली जान नहीं छूटेगी। डिसोजा, तुम अपनी पढ़ी हुई कहानी सुना दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बस इतना कहना था। डिसोजा की हसीन आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सिली का हाथ पकड़कर पत्थर पर बिठा लिया। रात मैंने एक हिंदू लिखारी की कहानी पढ़ी। यह मतरजम अच्छा था या कहानीकार, पर मुझे सारी रात नींद नहीं आई। ऐसे लगा जैसे किसी की भूख मेरा पेट फाड़ देगी। वो बुरी तरह रोने लगी थी। तुम मुझे कहानी सुनाकर दिल हल्का कर लो, सिली ने प्यार से कहा। तो डिसोजा शुरू हो गई। तुम ध्यान से सुनना। मुसन्निफ लिखता है, बिट्टी बड़ी और बिट्टू छोटा। बिट्टी स्कूल जाते जाते अब 3री क्लास में पहुंची है। मेहनती है, समझदार है, लेकिन कभी कभी घपला हो जाता है। बिट्टू के दाखिले की कोशिश 2 साल से होती आ रही है। पिछले साल भी दाखिला नहीं हो पाया। बापू के पास ना तो पैसे ही हैं और ना वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बिट्टू का दाखिला करा सके। मोहल्ले के 15-20 मकानदारों ने 5-5 रुपये महीने पर रात को पहरा देने के लिए रखा है। वो उन्हीं से जाकर कहते हैं। वादा सब कर लेते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। बापू की नौकरी एक मिल में थी। करीब 2 साल से बाहर हैं। शुरू में कुछ दिन की छुट्टी हुई थी। सब मज़दूरों को बिठा दिया गया था। बहुत से मज़दूर तो काम पर ले लिए गए। बापू अभी तक बाहर हैं। बापू कभी कभी बहुत दुखी होते हैं। अरे काम की कमी के सबब बिठाते तो बात थी, लगता है काम करना ही काल हो गया। उन जैसे तैसे जितने भी बैठे आज तक उठ ही नहीं पाए। माँ आसपास के घरों में काम करने जाती है। कुल मिलाकर 30-40 रुपये माँ को मिल जाते हैं। वो अपने कर्मों को रोती रहती है। 2.5-3 घंटे सुबह काम करो, उतना ही शाम को 30 रुपये मिलते हैं। आदमी के जिस्म और मेहनत का तो ब्याज तक नहीं मिलता। जिस्म की कीमत ही नहीं तो ब्याज क्या मिलेगा। बिटिया स्कूल जाती है, उसे महीने में 30 दिन खाली पेट ही जाना पड़ता है। कभी बापू ड्यूटी पर से जल्दी आ गए और चाय बन गई तो पेट में 2 घूंट चाय पड़ जाती है, वरना वो भी नहीं। यही उसके दुख का सबसे बड़ा सबब है। वो चाहती है दिन में मिले ना मिले लेकिन स्कूल जाते वक्त ज़रूर पेट भरा रहे। स्कूल में सारा दिन पेट में कुछ चूं चूं करता रहता है। ध्यान बढ़ता है, मास्टर जी बोलते रहते हैं और उसका ध्यान पेट की चूं चूं में लगा रहता है। दूसरे बच्चे हैं, वो खाकर भी आते हैं और पैसे भी लाते हैं। रिसेस में वो खेलती रहती है और बच्चों को चाट चिटोरे खाते देखती रहती है। पहले उसका एक दोस्त था जो खुद खाता था, उसे भी खिलाया करता था। उसकी इस अदा से वो उसके करीब आ गई थी। एक दिन वो पैसे नहीं लाया। दोस्त ने उससे कहा, आज तू खिला। बिट्टी कहाँ से खिलाती, नहीं खिलाया। दोस्त ने उसे ताना दिया, तू भी तो कभी खिलाया कर, या बस खाने ही खाने को है। उसे बहुत रोना आया। बाद में उस दोस्त ने बिट्टी को बुलाया भी, मगर वो गई नहीं। बैठने भी दूसरी जगह लगी। बोलना चालना तो बंद सा ही हो गया। वो बात उसने घर पर आकर नहीं बताई, लेकिन वो बात अंदर ही अंदर उसे खाती रही। उस वाक़े के बाद कुछ दिन तो बिट्टी चुप रही। फिर एक दिन वो माँ पर बरस पड़ी। सब बच्चे घर से कुछ खाकर आते हैं, तू हमें ना खाने को कुछ देती है और ना ले जाने को। हम क्या करें? स्कूल में भूख लगती है, भूखे पेट हमसे पढ़ा नहीं जाता। बापू के बारे में वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उस दिन बापू पर भी गुस्सा आ गया। बापू मिल में काम करने क्यों नहीं जाते? जब मिल में काम पर जाते थे तो खाने को मिलता था। अब घर में बैठे रहते हैं। कानपुर में इतनी सारी मिलें हैं, सब काम करने जाते हैं। माँ को उसके बड़बोलेपन पर गुस्सा आ गया। उसने बेटी की खूब मरम्मत की। बेटी रोती हुई कहती रही, माँ अब माफ़ कर दे, अब नहीं कहूँगी, भूखी मर जाऊँगी पर कभी खाना नहीं मांगूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। माँ गलती हो गई, मगर माँ ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक मारते मारते खुद थक नहीं गई। पिटाई के बाद माँ का दिल बहुत तड़पा। बच्ची का क्या कसूर था?
बच्चा है तो भूख तो लगेगी ही, आदमी बाहर की आग तो बर्दाश्त कर भी ले, अंदर की आँच नहीं सही जाती। बेटी का दिल भी गिर गया। माँ ने प्यार भी किया, वो नहीं बोली तो नहीं बोली। भाई उसके चारों तरफ मंडलाता रहा, वो उसे नज़रअंदाज करती रही। गुदगुदी करके बुलवाना चाहा, पर बिट्टी ने उसे धकेल कर हटा दिया। चुपचाप अपना स्कूल का काम किया और ऐन गैन हो गई। चूँकि बिट्टी बड़ी थी और माँ के हाथ से खूब मार खा चुकी थी, इसलिए माँ का दिल उसमें अटका था। माँ को उसी ने घर से महीने की पगार के 10 रुपये मिले थे। रुपये हाथ में आते ही उसे बिट्टी का ख्याल आया। उसे पराठे पसंद थे। थोड़ी देर तक वो शशोपंच में रही। पराठे बनाए तो कई दिन की रोटी पराठे निकल जाएंगे, लेकिन बिटिया की शक्ल रह रहकर उसकी आंखों के सामने घूम जाती थी। उसका दिल तड़प उठता था कि उसे किसी तरह मुस्कुराते हुए देखे। बिट्टी को जो बात लग जाती है तो लग जाती है, मुश्किल से ही निकलती है। उसकी नज़र में बिट्टी को मुस्कुराते हुए देखने का एक ही तरीका था। उसने चुपचाप पराठे बनाने की तैयारी कर ली। पराठे ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट वापस ला सकते थे। तकरीबन 1 कटोरी खुला डालडा खरीदा, 1.5 रुपया उसमें चला गया। उसका दिल कतरे किस्मसाया। सूखे आलू उसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसने गीले आलू बनाने का फ़ैसला किया। 4 बड़े बड़े आलू खरीदे, करीब करीब 8 आने उसमें निकल गए। आटा खरीदा, 10 रुपये में से सिर्फ 2 रुपये बचे। उसने सोच लिया कि वो सारे का सारा आटा पराठे में ही नहीं लगा देगी, थोड़ा बचा लेगी। इस खरीदारी के बाद उसे ये बात सताने लगी कि ज़रा सी बात के लिए लगभग महीने भर की पूरी तलब ही फूंक दी। लेकिन अपनी सोच के कवाड़ उसने ज़बरदस्ती बंद किए और उनसे पीठ अड़ाकर खड़ी हो गई कि कहीं फिर ना खुल जाए। इसके बावजूद उसके कानों में लगातार कोई सरगोशी कर रहा था। एक वक्त के खाने में 8 रुपये, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। इस सरगोशी की तरफ से भी उसने कानों में रुई ठूंस लेने की ठान ली। फिर दूसरी बात उसे तंग करने लगी। बच्चों का लाड प्यार गरीबों के लिए मना है, पाप है। आदमी अपने हक में भी गुनाह करता है और उनके हक में भी। इस बात से भी उसने मुंह मोड़ लिया और तेज़ी से चलने लगी। चलते चलते शोहर की हालत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कितना दौड़े, कितना पैसा खिलाया, एक एक चीज़ तक गिरवी हो गई। इस कड़की में रोटी को हम नहीं खाते, रोटी हमें खाती है। पराठों का मुंह तो और भी बड़ा होता है। माँ ने घर जाकर चुपचाप आटा गूंथा, सब्जी बनाई, नाम के लिए थोड़ा सा घी डाला कि थोड़ी रौनक आ जाए। पराठे सेंकते वक्त ज़रा सा घी छुआ दिया। सबसे पहले बिट्टी को पुकारा, फिर बिट्टू को आवाज़ लगाई। बिट्टू पहले आ गया। बिट्टी थोड़े नखरे के साथ आई। शायद वो भी ना आई होती, लेकिन पराठे सेंकने की खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। पराठे बनते देखकर उसकी सारी नादानिस्तगी मुस्कुराहट में बदल गई। कुएं में कांटा डालकर जैसे डोल निकाला जाता है, इसी तरह बिटिया की हंसी माँ की खुशी को भी बाहर निकाल लाई। माँ ने पराठा सेंकना बंद करके उसे खींचकर गले से लगा लिया और बिना कुछ कहे आंचल से आंखें पोंछने लगी। बिट्टू हंसे जा रहा था, बिट्टी को चिढ़ा रहा था। ए बिट्टी दीदी, रोज़ माँ से पिटा कर, तुझे माँ के गले लगने को मिलेगा और हमें पराठे खाने को। माँ ने हंसकर उसे डांट दिया। चुप रहे, बहुत बोलता है। चूँकि बिट्टी बड़ी भी थी और माँ के हाथ से पिटी भी थी, माँ ने पहला पराठा बिट्टी के सामने ही परोसा। बिट्टू इस बात से चिढ़ गया और बैठा बैठा गुस्से में पैर चलाने लगा। ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। हमें रोज़ मारती है तो कुछ नहीं, और दीदी को एक आध बार मार दिया तो उसके लिए पराठे बनने शुरू हो गए। दीदी को ही सब पूछते हैं, हमें कोई नहीं पूछता, हम तो फालतू हैं। जब हम पहले आए तो पराठा दीदी को पहले क्यों दिया? माँ उसे समझाती जा रही थी। तू मेरा बहुत राजा बेटा है, दीदी का क्या, दीदी तो अपने घर चली जाएगी, तू तो मेरे पास ही रहेगा। जाने वाले को खिला पिलाकर जल्दी से रुखसत कर देना चाहिए। दीदी चली जाएगी तो दोनों माँ बेटे रोज़ पराठे बनाकर खाया करेंगे। लेकिन बिट्टू जिद पर अड़ा था। बिट्टी का हाथ बार बार लुकमा तोड़ने के लिए बढ़ता था और रुक जाता था। उसका चेहरा मुरझाता जा रहा था और खिसियाहट बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने अपना पराठा उठाकर उसकी तश्तरी में डाल दिया और तेज़ी से बोली, ले खा, निगल। बिट्टू ने झट से रोना बंद किया और पराठा खाने में जुट गया। खाते खाते वो बिट्टी की तरफ देखता जा रहा था। हालांकि उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन वह हंस रहा था। पराठा बनाते बनाते माँ अब उसे समझाने लगी थी। इसकी बात का बुरा मत मान, ये तो सिरे से बिगड़ गया है। दिन भर ढोर की तरह घूमता है। जिस दिन ये स्कूल जाएगा गंगा नहाऊंगी। इतना जल कुकड़ है कि बहन के मुंह में पानी का घूंट तक जाते नहीं देख सकता। बिट्टू खाने में मगन था और बिट्टी को तरह तरह का मुंह बनाकर चिढ़ा रहा था। माँ की बात का उस पर ज़रा सा भी असर नहीं हो रहा था। माँ ने अगला पराठा बिट्टी को परोस दिया। बिट्टी ने आंखें पोंछकर पराठा खाना शुरू कर दिया। बिट्टी ने जैसे ही खाना शुरू किया, बिट्टू फ़ौरन बोला, बिट्टी दीदी को तुम पराठे दो या ना दो, मैं पेट भरकर पराठे खाऊंगा। माँ का चेहरा थोड़ा उतर गया। आग जल रही थी, पराठे सेंकते वक्त खूब धुआं उठ रहा था। माँ पहले उसे देखती रही, फिर बोली, ज़्यादा पराठे खाने से पेट खराब हो जाता है। जिनको पराठे खाने की आदत होती है उनकी बात और होती है। पराठे, वो भी गेहूं के हजम करने को फौलाद का पेट चाहिए, बस 2-2 मिलेंगे। बापू भी तो खाएंगे ना। बिट्टी ने माँ की तरफ देखा, गर्दन नीची करके खाती रही। माँ ने भी बिट्टी को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था।
बिट्टी का पहला पराठा ख़त्म हो गया था। तवे पर पराठा सिक रहा था। बिट्टू का पराठा भी ख़त्म हो रहा था। 1-2 लुक़मे बाकी थे। माँ ने पराठा जल्दी से बेटी की तश्तरी में डाल दिया। बिट्टी की बाछें खिल गईं। बिट्टी ने गरम की परवाह की ना ठंडे की, जल्दी से टुकड़ा तोड़ा, आलू के पानी में भिगोया और खाना चालू कर दिया। बिट्टू ने शोर मचा दिया। फिर बिट्टी दीदी को दे दिया। हम भी खा चुके थे। माँ ने उसे झिड़का। कच्चा ही दे दूँ क्या? सीखते सीखते ही तो सीखेगा। पर वो बड़बड़ करता रहा। जब हमें कोई चाहता ही नहीं तो हमें भगवान अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? माँ ज़ोर से चिल्लाई। अगर अब फिर ऐसी बात कही तो ज़ुबान पर गरम गरम चिमटा रख दूंगी। भगवान को बुलाने के लिए ही तो हड्डियाँ गला गला कर पाल रहे हैं तुझे। पराठा सीख गया था। उसे उसकी रकाबी में रख दिया। बगैर माँ की डांट का ख्याल किए बिट्टू पराठा खाने में लग गया। माँ की नज़र बार बार बिटिया पर जा रही थी। आधा पराठा तो उसने जल्दी जल्दी खाया था। अब वह छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही थी। इस तरह से शायद वो बचे हुए पराठे को देर तक खाना चाहती थी। वो सब्ज़ी भी ज़्यादा नहीं लगा रही थी। ज़्यादातर शोरबे में ही टुकड़ा भिगोती थी। कभी कभी आलू का टुकड़ा तोड़कर पराठे के टुकड़े के साथ खा लेती थी। बिट्टू जल्दी जल्दी खा रहा था। वह अगला पराठा उठा लेने के चक्कर में था। उसे इस बात का भी अंदेशा था कि माँ अगला पराठा भी दीदी की तश्तरी में ना डाल दे और उसकी छुट्टी हो जाए। इस बीच माँ एक पराठा सेंक कर रोटी की टोकरी में रख चुकी थी। दूसरा तवे पर था और तीसरा चकले पर। पराठा ख़त्म होते ही बिट्टी ने माँ की तरफ देखा। माँ ने आंख चुरा ली। बिट्टू अपना पराठा ख़त्म करके तीसरे पराठे के लिए ज़िद करने लगा। माँ बड़े तरद्दुद में थी, फिर भी उसने उसे समझाना चाहा, बस और नहीं। बिट्टू क्योंकि छोटा और ना समझता इसलिए ज़िद्दी भी था। वो उस पर बज़िद था कि कुछ भी हो जाए वो पराठा ज़रूर लेगा। माँ का ध्यान बार बार ख़त्म होते आटे और घी पर जा रहा था। पराठे बनाने में यही तो मुसीबत होती है, चाहे पेट भर जाए नीयत नहीं भरती। आज सारा आटा ख़त्म कर दिया तो कल का इंतज़ाम कहाँ से होगा? फिर उधार। वो बोली, जेब की ख्वाही पेट नहीं अटने देती, अपने पेट की समाई देख। माँ की बात बिट्टू के कानों तक पहुँच ही नहीं रही थी। आखिर माँ ने आटे की छोटी सी लोई बनाई और एक छोटा सा पराठा बनाकर उसे दे दिया। मेरा छोटा सा बेटा और उसका छोटा सा पराठा। बिट्टी खा तो चुकी थी मगर बैठी थी। कटोरी में थोड़ी सी सब्जी भी बची थी। वो मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। माँ बार बार नज़र बचाकर उसे देख रही थी। 4 पराठे सिक चुके थे, 5वां बेल रही थी। बिट्टू वो पराठा भी हड़प कर गया था। वो माँ से एक पराठा और मांगने लगा। इस बार माँ ने सख्ती से डांट दिया, जाता है या बताऊं? मारने को बेलन उठाया तो वो 9-11 हो गया। बिट्टी हंस दी। माँ को भी हंसी आ गई। धीरे से बोली, बहुत शैतान हो गया है। फिर धीरे धीरे सुस्त होती गई और दुख भरे लहजे में बोली, माँ बाप का नाम ओढ़े से क्या फ़ायदा जो बच्चों को पेट भर रोटी भी ना दे सके। बाँझ होती तो धीरज रहता कि नहीं हुए। ए भगवान, बच्चे दे तो ऐसा मत कर के बच्चे पराठे जैसी छोटी चीज़ को तरस जाएं। और आंचल से आंसू पहुँचने लगी। बिट्टी चुपचाप बैठी माँ को देख भी रही थी और बात भी सुन रही थी। 5वां पराठा सीख चुका था। उसे माँ ने टोकरी में रख दिया तो बिट्टी धीरे से बोली, आटा तो बचा है, एक और बना दो। माँ थोड़ी देर उसी तरह चकला बेलन पर हाथ रखे चुपचाप बैठी रही। तवा खाली जलता रहा। घी लगा होने के सबब धुआं भभक कर उठ रहा था और माँ के मुंह पर से गुजर रहा था। बिट्टी अपने आप ही बोली, इस वक्त नहीं खाऊंगी, सवेरे के लिए रख दूंगी। हम इतने बड़े आदमी नहीं कि बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल भेजें। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है। बार बार खाने वाले दूसरों का हिस्सा भी खाते हैं। अपने हिस्से पर ही सब्र करना चाहिए। बिट्टी का मुंह उतर गया। वो आलू का बचा हुआ झोल पीकर उठने लगी। उसके उठने के अंदाज से लगा कि उसके घुटने उसे उठने नहीं दे रहे हैं। माँ उसे उठते हुए देखती रही। उठकर चलने लगी तो माँ ने उसे पुकारा, सुन। वो लौट आई। माँ ने 5वां पराठा उठाकर उसे दे दिया। ले, बिट्टू को मत बताना। सोचा था तेरे बापू को पेट भर खिला दूंगी, वैसे उनकी खुराक ही अब कहाँ रही। 5 तो बहुत हैं, 4 ही खा लें तो गनीमत है। बिट्टी दौड़ी दौड़ी गई और कागज़ लाकर उसमें लपेट लिया। जिस कोठड़ी में सब सोते थे दबे पाँव गई और पराठे को छुपाने की तदबीर करने लगी। ज़मीन पर बिस्तर बिछे थे। बिस्तर क्या गुदड़ी ही थी। उसने होशियारी से चारों तरफ देखा। बिट्टू आसपास कहीं नहीं था। जिस तरफ वो सोती थी वहाँ उसने कागज़ में लिपटा पराठा ठूंस दिया। थोड़ी देर उस पर बैठी रही। उसे बैठे बैठे ही महसूस हुआ कि पराठा भी गर्म है। कल सुबह स्कूल जाते हुए खाकर जाएगी। अगर गर्म नहीं भी रहा तो मुलायम तो रहेगा। पराठा खाकर जाने में कितना मज़ा आएगा। कोई कहेगा भी तो कि कुछ खा लो तो कह दूंगी कि घर से खाकर आई हूँ। फिर रुककर बुदबुदाई, आधा उसके लिए ले जाऊंगी। ताना देता था कभी खिलाया भी करो, पर आधे का क्या ले जाना, तो फिर पूरा ले जाऊंगी। उसने दोबारा गुदड़ी उठाकर देखा। पराठा कागज़ में लिपटा जूं का त्यों रखा था। उसका दिल नहीं माना। उसने उसे निकाल लिया। कागज़ हटाकर देखा, चिकना हो गया था। न जाने क्या सोचा कि एक तरफ से तोड़कर चट से खा गई। रूखा ही मज़ा देता है। बेकार ही लोग पराठा सब्जी से खाते हैं। बाकी उसने कागज़ में जल्दी से लपेटा और फिर रख दिया।
थोड़ी देर बाद वो बगैर मुंह चलाए उसी तरह चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे मुंह चलाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक उसी तरह चलाती रही। बिट्टू माँ के पास पहुँच गया था। उसे फिर से भूख लगी थी। माँ उसे डांट रही थी। बापू आने वाले थे। बापू शाम को लेमन जूस की छोटी सी दुकान लेकर सड़क के किनारे बोरिये पर बैठ जाते थे। 8-10 आने मिल गए तो मिल गए, नहीं तो डब्बा और बोरिया लेकर 8 बजे तक घर आ जाते थे। बापू के आने के वक्त बिट्टी बाहर निकलकर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही उन्हें आता देखती थी वैसे ही आगे बढ़कर उनके हाथ से सामान ले लेती थी। उस दिन बापू थोड़ा जल्दी आ गए। वो बाहर जाकर सामान नहीं ले पाई। बापू ने आते ही पूछा, आज बिट्टी कहीं गई है क्या? नहीं तो, अम्मा ने कहा। बापू खुद ही बोले, लगता है मैं ही आज जल्दी आ गया। माँ ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हंस दी। बापू हाथ पैर धोने में लग गए। बेटी ने जल्दी से तख्ता बिछाकर लोटा और थाली सजा दी। दिल ही दिल में सोचती रही कि बापू को भी पराठे पसंद हैं। पराठे देखकर बाबू बहुत खुश होंगे। मिल में काम करते थे तो तीसरे चौथे दिन पराठे बनवाया करते थे। अचार के साथ पराठा खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तब माँ अचार भी डाल देती थी। अब तो कभी कभार काम वाले घरों से 2-4 फांके मांग लाती है। बापू खाने बैठे, माँ ने सब्जी और पराठे परोसे तो उसकी आंखों में खुशी झलकती पड़ रही थी। लेकिन बापू को अपनी तरफ बुझी बुझी आंखों से देखते हुए पाकर उसकी खुशी दोपहर बाद की धूप की तरह सिमटती चली गई। बापू धीरे से बोले, बिट्टी की माँ। जुमले को अधूरा छोड़कर वो खाने में लग गए। खाते खाते बोले, बहुत घी लग गया होगा। पराठा कम वक्त बहुत घी पीता है। पानी में बन सकता तो सबके मुंह पड़ जाता। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, बच्चों ने खाए या नहीं? माँ ने गर्दन हिला दी। जब 2-4 लुक़्मे ले लिए तो माँ ने बताना शुरू किया, आज बिट्टी को मार दिया, इसकी गलती भी नहीं थी। बच्चे को भूख लगी हो और खाने को ना मिले तो चिल्लाएगा नहीं। वो उल्टा सीधा बोल गई। बोल क्या गई, भूख ने बुलवा दिया। मैं मार बैठी। बहुत रोई बेचारी। रमी बाबू की बहू जी ने महीने के 10 रुपये दिए थे। बहुत रोका पर दिल नहीं माना। सोचा तुम्हें भी अच्छे लगते हैं, बिट्टी और बिट्टू भी चाव से खाते हैं। हिम्मत करके जुगाड़ बिठा ही दिया। बापू चुपचाप खाते रहे। चौथा पराठा भी उन्होंने ले लिया। खाकर उठे तो धीरे से बोले, देखो आज के ये पराठे कितने दिन तक सहारा देते हैं। और हल्की सी हंसी हंसती है। तुमने नहीं खाया? हाथ धोकर बापू ने पूछा। सवेरे से पेट नरम था इसलिए भात डाल दिया है। बापू ने माँ की तरफ देखा और बाहर निकल गए। बिट्टू सो गया था। बिट्टी गुटर गुटर सब देख रही थी। अगले दिन सुबह बापू चौकीदारी से थोड़ी देर हुए लौटे थे। असल चौकीदारी का वक्त तो 5:30 बजे का ही था। आजकल 5 बजे दिन निकल आता था। जिन घरों की चौकीदारी करते थे उनमें से कोई दूध लाने को कह देता था तो कोई चाय पत्ती मंगाने को भेज देता था। इस बहाने बापू को भी 2 घूंट चाय मिल जाती थी। कभी कभी बासी कुसी खाना भी दे देते थे। खाना बापू वहाँ नहीं खाते थे, घर ले आते थे। माँ को सवेरे ही 6 बजे से पहले घरों का काम निपटाने के लिए निकल जाना होता था। बिट्टी अपने आप ही तैयार होकर जाती थी। बिट्टू या तो सोया रहता था या फिर उठकर बहन से झगड़ा करता था, भूख लगी है। बापू अगर वक्त से आ जाते तो चाय वाय मिल जाती थी, नहीं तो बिट्टी 7 बजे तक बिट्टू को घर छोड़कर स्कूल चली जाती थी। स्कूल जाना उसे पसंद था, वहाँ उसे खुलापन लगता था। बिट्टी सुबह जल्दी उठ गई। उठते ही उसने सबसे पहले बिस्तर हटाकर पराठा देखा, कागज़ में लिपटा रखा था। उसने ज़्यादा टोह नहीं की, रखा देखकर मुतमईन हो गई और जंगल पानी के लिए चली गई। उसे फारिग होने के लिए घाट पर जाना पड़ता था। बिट्टू तो वहीं नाली के किनारे बैठकर फिर लेता था। बिट्टी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। लौटकर वो जल्दी जल्दी नहाई, किताबें जमा की। वो अपने इस फैसले से खुश थी कि चाहे उसे खुद आज खाने को मिले ना मिले, वो दोस्त को ज़रूर पराठा खिलाकर छोड़ेगी। उस दिन उसने ऐसी बात क्यों कही थी? उसने बिट्टू की तरफ देखा, वो आंखें बंद किए सो रहा था। बहुत संभल कर उसने बिस्तर हटाया। पराठा गुम था, सिर्फ कागज़ पड़ा था। उसने सोचा हो सकता है पराठा नीचे खिसक गया हो। उसने पूरे का पूरा बिस्तर पलट दिया। पराठा वाकई गायब था। कहाँ चला गया? कौन ले गया? बिट्टू सो रहा था। उसके देखते ही उसने आंखें कसकर बंद कर लीं और जैसे गहरी नींद में सो गया। बिट्टी को लगा जैसे उसे किसी ने बिजली का करंट छुआ दिया हो। उसने पूछा, मेरा पराठा तूने खाया? वो सोता हुआ बना रहा। वो उसके पास गई और ज़ोर ज़ोर से उसे हिलाने लगी। उसने आंखें खोलकर बिट्टी की तरफ इस तरह देखा जैसे नींद में हो और आंखें भींच लीं। बिट्टी बार बार चिल्ला रही थी, बोलता क्यों नहीं? तूने मेरा पराठा खाया? बोल बोल। उसने उसके बाल पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। बाल खींचे तो उसने आंखें खोलीं। वो पूरी तरह रुहासा हो गया था। बता, पराठा कहाँ गया? वो पागलों की तरह चीखने लगी। बोल बोल, तूने मेरा पराठा क्यों खाया? वो धीरे से बोला, भूख लगी थी दीदी। बिट्टी को और ज़ोर से गुस्सा आ गया। वो उसके ऊपर चढ़ बैठी और उसकी गर्दन पकड़कर मारने लगी। बिट्टू को रोते रोते खांसी आने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। बापू आ रहे थे। उनके डंडे की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगती थी। वो उसे छोड़कर खड़ी हो गई। उठकर बिट्टू की तरफ देखा। बिट्टू की ज़ुबान थोड़ी बाहर निकल आई थी। उसने गौर से देखा और ज़ुबान को अंदर करने में लग गई।
کہانی ختم ہوتے ہی ڈسوزا کی ہچکی بند گئی تھی۔ وہ ایسی ہی حساس تھی، وہ اتنی ہی نرم دل تھی۔ سلی کو لگتا تھا یہ کتابیں ڈسوزا کو ختم کر دیں گی، مگر وہ اسے کتابیں پڑھنے سے روک نہیں سکتی تھی، بلکہ وہ خود بہت شوق سے کتابیں پڑھتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کتابوں کی کہانیوں کو ڈسکس کرتے کرتے رو پڑتی تھیں۔ ان دونوں کو ہی خبر نہیں تھی کہ ایک وقت آنے والا تھا جب وہ خود بھی ایک کہانی، ایک کتاب کا حصہ بننے والی تھیں۔ جی تو ڈیئر لسنر، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، لیکن ان دونوں دوستوں کی گفتگو ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ اگلے حصے میں جاری رہے گی۔ ایک چیز جس سے میں بہت پریشان ہوں، بہت الجھن کا شکار ہوں، وہ ہے اس کہانی میں استعمال ہونے والے مختلف جگہوں کے اور لوگوں کے مشکل قسم کے نام، جو مجھے بالکل پڑھنے بولنے نہیں آتے۔ ظاہر ہے وہ دوسری زبان کے نام ہیں، ان کا تلفظ کچھ اور ہے، اردو میں کسی اور طرح لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے ناول نگار کا نام ہے، بہت ساری کتابوں کے نام ہیں جو میں روانی میں پڑھتے ہوئے بول نہیں پاتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے رکنا پڑتا ہے، اور اکثر تو میں نام باقاعدہ سرچ کرتی ہوں کہ اس کا درست تلفظ مجھے معلوم ہو سکے۔ اور کچھ نام جو ہے وہ کیونکہ اردو میں لکھے ہیں تو انہیں انگلش میں سرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، مطلب ان کی سپیلنگ ہی نہیں معلوم۔ اندازے سے لکھتی ہوں تو آگے سے گوگل کہتا ہے کہ ایسا کوئی ورڈ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کی مجھے تھوڑی سی پریشانی اور الجھن ہے، اور مجھے اس سے واقعی بہت، یعنی میں تھوڑی سی ہچکچاتی ہوں کہ جو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے تو پھر اسے پڑھتے ہوئے انسان کو یہی لگتا ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط بول دیا ہے، غلط پڑھ دیا ہے، اور میں ایسی کہانیوں کو اکثر اوائڈ کرتی ہوں۔ بہت ساری کہانیاں جو ہے نا، میرا پڑھنے کو ہی دل نہیں چاہتا کہ ان میں جو لکھے ہوئے نام ہوتے ہیں، جو مختلف جگہوں کے نام ہوتے ہیں، تو وہ ان سے میں کتراتی ہوں۔ اور اس کہانی میں بہت زیادہ ہیں، ابھی تو آغاز ہے کہانی کا، تو اتنی سارے جو ہے نا وہ نام اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ آگے پتہ نہیں اور کتنی جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ کہانی کے جو ہے وہ انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس قسم کی بہت سی علمی و ادبی گفتگو جو ہے وہ آگے آنے والی ہے۔ بہت سارے ناول نگار اور بہت ساری کتابوں کا ذکر ہوگا، تو ہے تو بہت معلوماتی، یہ بہت، یعنی کہ آپ ایک ہی کہانی کے اندر بہت ساری چیزوں کو جانیں گے، بہت ساری کہانیوں کا خلاصہ آپ کو سننے کو ملے گا، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ناموں کے حوالے سے مشکل ہے۔ پر چلیں، اب شروع کر لی ہے تو اختتام تک بھی پہنچائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔